बैटल ऑफ समधारा। हिस्ट्री ऑफ अहोम डायनेस्टी के नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम मुगलों और अहोम्स के बीच पहली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। पहली ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट, जिसे बैटल ऑफ समधारा कहा जाता है। अब ये युद्ध कैसे हुआ, इसे जानने से पहले हम ये थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर बात युद्ध तक आई कैसे। आखिर वो क्या रीजंस थे जिनके चलते मुगल्स ने अहोम्स पर अटैक किया। तो इन सब चीजों की शुरुआत होती है अकबर के शासनकाल से। अकबर ने पूरे भारत में लगभग अपना एम्पायर विस्तार कर लिया था। कई जगह तो मुगल खुद ही शासक बने बैठे थे, और जहां नहीं थे वहां के राजाओं को उन्होंने मुगल सल्तनत स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था, और वो सभी किंग्स अपने अपने राज्यों के मुगलों के अंडर ऑपरेट करने लगे थे। अब ऐसे में मुगल्स को ट्रेड में बहुत आसानी होने लगी थी। कहीं कोई अपोजिशन थी ही नहीं, कहीं कोई रोक टोक नहीं हो रही थी, और ट्रेड काफी अच्छा हो रहा था। लेकिन अकबर के शासनकाल से ही भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया मुगल्स के लिए जीतना मुश्किल था, खासकर असम। लेकिन मुगल इसे किसी भी कीमत पर अपने अंडर लाना चाहते थे, क्योंकि असम नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा सेंटर था। यहाँ पर काफी कीमती रत्न, हाथी के दांत और तरह तरह की चीजें मिला करती थीं, जो मुगल्स को काफी अट्रैक्ट करती थीं। अब इसके पहले मुगल ने अहोम से कांटेक्ट किया था कि वो ट्रेड करें, लेकिन अहोम्स मुगलों के साथ ट्रेड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। इसलिए मुगल्स अहोम से नाखुश थे। अब वो एक मौका तलाश रहे थे कि कैसे हमें एक मौका मिले और हम अहोम्स पर अटैक करें। तभी अहोम्स कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं जो असम में इल्लीगल ट्रेड कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता लगा कि इनके तो मुगल्स के साथ लिंक जुड़े हुए थे, जिसके बाद अहोम्स ने तुरंत इसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी और उस इंसान को अपने राज्य से निकाल दिया। मुगल्स के लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी। वो इसे सहन नहीं कर सके और असम पर अटैक कर दिया। इसके बाद 1616 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र और भराली नदी के तट पर अहोम्स और मुगल्स के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। इस पूरे युद्ध में कोच एम्पायर की बहुत बड़ी भूमिका थी। दोस्तों, कोच एम्पायर बंगाल, बांग्लादेश के नॉर्दर्न पार्ट, नेपाल और असम के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। ये एम्पायर वैसे तो बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन 16वीं सदी के आसपास ये दो पार्ट्स में बंट गया, जिसमें से एक ईस्ट कोच एम्पायर कहलाया, जिसे कोच हाजो भी कहते हैं। इसके किंग राजा परीक्षित हुए। वेस्टर्न कोच एम्पायर, जिसे कोच बिहार भी कहते हैं, इसके शासक महाराजा लक्ष्मी नारायण थे। अब मुगल एम्पायर अपना विस्तार तो कर ही रहा था। इसी कड़ी में उसने कोच बिहार पर कई छापेमारी युद्ध किए। छापेमारी युद्ध से परेशान होकर कोच बिहार के किंग ने मुगल्स के सामने सरेंडर कर दिया और मुगल्स के गुलाम बन गए। अब मुगल्स के लिए चुनौती थी इसका दूसरा भाग, यानी कोच हाजो। लेकिन यहां कब्जा करना आसान नहीं था, क्योंकि मुगलों के सामने कोच हाजो के किंग महाराजा परीक्षित ने आसानी से हथियार नहीं डाले। राजा परीक्षित ने एक गठबंधन बनाने का प्रयास शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने अहोम्स के साथ बातचीत की। उस वक्त अहोम्स डायनेस्टी के राजा प्रताप सिंघा थे। जब उन्होंने इस ऑफर पर विचार किया तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो यहाँ पर कोच हाजो की मदद करते हैं और उनके साथ मिलकर एक संगठन बनाते हैं, तो इससे वो डायरेक्टली मुगल्स के साथ लड़ाई में उलझ जाएंगे, और एक तरीके से ये मुगल्स के लिए इनविटेशन होगा कि वो अहोम डायनेस्टी के दरवाजे तक आ जाएं। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि नियति को भला कौन बदल सकता है, होनी को टाला नहीं जा सकता, और ऐसे ही कुछ अहोम डायनेस्टी के साथ भी हुआ। सन 1608 में राजा परीक्षित की बेटी की शादी मौजूदा अहोम किंग प्रताप सिंघा के साथ हो जाती है, और इसके बाद इनकी रिश्तेदारी सहयोग में भी बदल जाती है। सन 1615 ईस्वी में राजा परीक्षित कोच बिहार पर अटैक करने लगते हैं। इसकी खबर जैसे ही कोच बिहार के किंग लक्ष्मी नारायण को चलती है, तो वो तुरंत मुगलों से मदद मांगता है। उस वक्त मुगल गवर्नर इस्लाम खान थे। उन्हें जैसे ही इस बात की सूचना मिली, तुरंत एक्शन लेते हुए मुक्का राम खान को एक सैन्य टुकड़ी के साथ कोच बिहार की मदद करने के लिए भेजा।
कूच बिहार पर राजा परीक्षित के आक्रमण काफी तेज हो रहे थे। अब यहाँ पर मुगलों ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने अहोम से मदद मांगी कि वो भी इस युद्ध में मुगलों का साथ दें, लेकिन अहोम्स ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मुगल अकेले ही राजा परीक्षित के खिलाफ मैदान में उतर गए। मुगल्स की एंट्री होने से राजा लक्ष्मी नारायण का पलड़ा अचानक से बहुत भारी हो गया, क्योंकि मुगल्स के पास नए और घातक हथियार होने के साथ साथ एक विशाल सेना थी, जिसका मुकाबला करना राजा परीक्षित के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। और कुछ समय बाद वही हुआ जिस चीज का अनुमान लगाया जा सकता था। राजा परीक्षित को एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा और मुगलों ने कोछाजू को भी अपने अंडर में ले लिया और वहां पर मुक्का राम खान के अंडर एक मुख्यालय भी बनाया गया। युद्ध में हारने के बाद राजा परीक्षित के बड़े भाई बाली नारायण किसी तरह जिंदा बचकर अपनी जान बचाकर वो कोछाजू से भागे और अहोम अंपायर के शरण में आ गए। इस जीत के बाद अब मुगल्स का शासन बरनादी नदी तक फैल चुका था। मुगल्स का इंटरेस्ट हाथी, हिरण, मुसब्बर लकड़ी, औषधीय सुगंधित पौधे, मिर्ची, तंबाकू और सोने जैसी तमाम चीजों पर था, जिनमें से कई चीजें अहोम डायनेस्टी में व्यापार के लिए प्रतिबंधित थीं। पर मुगल्स को तो ये सब चाहिए था, इसलिए उन्होंने इन सब चीजों का व्यापार अवैध रूप से करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आसाम का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अहोम्स के कंट्रोल में था, इसलिए इन प्राकृतिक चीजों पर अभी भी अहोम्स का ही कंट्रोल था। लेकिन मुगलों ने असम में अपने लिंक्स अंदर तक जोड़ लिए और नावों के जरिए भारोली नदी से होते हुए एक अवैध व्यापार का रूट तैयार कर लिया गया। जैसे ही अहोम्स को इस बात की खबर मिली, उन्होंने इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही मुगलों की नाव और बाकी सामान को भी जब्त कर लिया, जिससे मुगल्स को अहोम्स के खिलाफ युद्ध छेड़ने का एक कारण मिल गया। अब शेख कासिम, जो उस वक्त बंगाल के मुगल गवर्नर थे, उन्होंने अपने भरोसेमंद सहयोगी अबू बकर के साथ 10,000 घोड़े और पैदल सेना, 200 बंदूकधारी और 400 बड़ी युद्ध नौकाओं को कोछाजो रवाना कर दिया। इस वक्त उनका टारगेट अहोम्स थे। इनके कई स्थानीय सहयोगी भी थे जिन्हें इस क्षेत्र की अच्छी नॉलेज थी, जिसमें से एक ढाका के पास रहने वाले एक जमींदार का बेटा सत्तरजीत था, जिसने राजा परीक्षित के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अकेक गोहेन नाम का एक ईस्ट अहोम कमांडर भी था, जिसे अहोम्स ने अपनी सेना से निकाल दिया था, इसलिए उससे बदला लेने के लिए वो भी मुगल्स के साथ मिल गया।